अच्छा, देखो अब हम पेंक्रियास स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। पेंक्रियास की एक मेरी हैंडमेड डायग्राम है ना, लेकिन ये डायग्राम इंशाल्लाह आपको सारे पेंक्रियास के रिलेशन एमसीक्यूज वाइज और सारे समझा देगी, ठीक है। ये डायग्राम बस आप लोग सुनो, गौर से सुनो, ठीक है। देखो ये पेंक्रियास है, ये पेंक्रियास का टेल है, टेल, ठीक है। ये इस तरफ बॉडी, और ये जो नज़र आ रहा है ना, ये जो एन लिखा हुआ है मैंने, ये नेक है, ठीक है। ये रिलेशंस के लिए बता रही हूँ, ये नेक है, नेक, ठीक है। ये अनसीनेट प्रोसेस है, ये यू जो लिखा हुआ है अनसीनेट प्रोसेस, और ये हेड ऑफ पेंक्रियास है, ठीक है। अब पेंक्रियास के ऊपर जो ये रेड आर्टरी रन कर रही है, कौन सी है? स्प्लीनिक आर्टरी। तो सुपीरियर टू पेंक्रियास क्या हुआ? स्प्लीनिक आर्टरी है, ठीक है। अब ये देखो अनसीनेट प्रोसेस के पीछे एक बड़ा सा आर्टरी जा रही है और एक इसके आगे पड़ी हुई है। तो बिहाइंड द या पोस्टीरियर टू द अनसीनेट प्रोसेस बड़ा सा जो रेड नजर आ रहा है, दिस इज एओर्टा। देखो एओर्टा और इन्फीरियर वेन क्या दोनों पोस्टीरियर पे होते हैं ना। अनसीनेट प्रोसेस के पीछे इन्फीरियर वेन एओर्टा आ जाता है, ठीक है, एओर्टा। और ये ब्लू सा जो इन्फीरियर वेन कहवा है ना, ये हेड के पीछे आ जाता है, पोस्टीरियर टू हेड होता है, ठीक है। और ये जो आगे वेसल नजर आ रही है, दिस इज सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तो एंटीरियर पे इंसिनेट प्रोसेस के सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, ठीक है। अब नेक जो है ना, वो बहुत एनाटॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। क्यों? क्योंकि देखो पोर्टल वेन तो सबको पता है ना, सुपीरियर मेसेंटेरिक और स्प्लीनिक वेन से मिलकर पोर्टल वेन बनती है, ठीक है। तो यही सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और स्प्लीनिक वेन कहाँ पे मिलके ये पोर्टल वेन बनाती है? ये नेक के पीछे। तो बिहाइंड द नेक क्या हुआ? पोर्टल वेन। क्यों? क्योंकि नेक के पीछे ही ये इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल पोजीशन है, क्योंकि सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और स्प्लीनिक वेन पेंक्रियास के नेक के पीछे कंबाइन होकर पोर्टल वेन बना रही हैं, ठीक है। और ये ग्रीन तो मैं लिगामेंट्स के लिए ग्रीन कलर लगाती हूँ ना। तो ये जो बड़ा सा यहाँ पे लिगामेंट इस तरह नहीं होता, लेकिन बस याद करवाने के लिए। क्यों? देखो ये स्प्लीनोरीनल लिगामेंट जो हमने कर लिया है, ये ग्रीन वाला स्प्लीनोरीनल लिगामेंट शो कर रहा है। इसके बीच में क्या चीज़ें हैं? दो, स्प्लीनिक आर्टरी और टेल ऑफ पेंक्रियास। ये इसलिए मैंने ये जगह पे ये लिगामेंट बनाया ताकि ये दो कॉन्टेंट्स इसके आप लोगों को याद हो जाए, टेल ऑफ पेंक्रियास और स्प्लीनिक आर्टरी। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब हमारे पास है पेंक्रियास की। देखो ये एक एमसीक्यूज है ना कि टेल ऑफ पेंक्रियास इंट्रापेरिटोनियल है, बाकी सारा जो है वो क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल, और स्प्लीनोरीनल लिगामेंट में लाई करता है। अब आ जाओ जी पेंक्रियास की आर्टीरियल सप्लाई। स्प्लीनिक आर्टरी नहीं है, स्प्लीनिक आर्टरी ये पेंक्रियास को आर्टीरियल सप्लाई देती है, कुछ ब्रांचेस, ये डॉर्स पेंक्रियाटिक आर्टरी और पेंक्रियाटिका मैग्ना आर्टरी, ठीक है, ट्रांसवर्स पेंक्रियाटिक आर्टरी। अब इस पे भी एमसीक्यूज आया हुआ है कि पेंक्रियाटिका मैग्ना आर्टरी किसकी ब्रांच है? तो ये किसकी ब्रांच हुई? स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच है। अंडरस्टैंड? उसके अलावा सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से क्या आती है? इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरीज, ड्यूडेनम वाली, वो पेंक्रियास को भी सप्लाई करती हैं। और ड्यूडेनल आर्टरी से आ रही होती हैं सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरीज, ठीक है, वो भी पेंक्रियास को सप्लाई दे रही होती हैं ड्यूडेनम के साथ। वीनस सिस्टम तो वैसे ही है जैसे आर्टरीज हैं, ठीक है। अब आ जाओ जी हमारा प्यारा सा लिवर। ओके, देखो लिवर में जो ये नज़र आ रहा है बीच का ये लिगामेंट ना, ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है, ठीक है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ओके, देखो लिवर के तो 4 लोब्स होते हैं, एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है, एक क्वाड्रेट लोब होता है और दूसरा क्वाड्रेट लोब होता है, क्वाड्रेट लोब। ये 4 लोब हैं लिवर के, ठीक है। राइट लेफ्ट लोब को फेल्सीफॉर्म लिगामेंट डिवाइड करती है। और अगर वेन का पूछे ना कि कौन सी वेन डिवाइड करी है, तो मिडल हेपेटिक वेन डिवाइड करती है, ठीक है, मिडल हेपेटिक वेन। अब ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट है, मेन सपोर्ट है ये लिवर की, ठीक है। तो ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट लोअर बॉर्डर पे क्या बनाती है? टेरीज लिगामेंट, जिसे हम राउंड लिगामेंट भी कहते हैं, लिगामेंटम टेरीज, ये टेरीज लिगामेंट या राउंड लिगामेंट, ठीक है। और ऊपर एरिया में लिवर के क्या होती है? दूसरा लिगामेंट होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्नरी लिगामेंट। कॉर्नरी लिगामेंट पे एमसीक्यूज क्या आता है कि बेयर एरिया ऑफ लिवर को ये लिमिट करता है। दिस इज द एमसीक्यूज, बेयर एरिया ऑफ लिवर को ये कॉर्नरी लिगामेंट लिमिट करता है, ठीक है, ये मत भूलना। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट का भी मत भूलना, ठीक है। अब ये किस चीज़ का रेमिनेंट है? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। अभी ऊपर मैंने बताया ना आप लोगों को, ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट यहाँ से यूँ वेन आ रही होती है, अम्ब्लाइकल वेन, इसी अम्ब्लाइकल वेन का ये रेमिनेंट है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ओके, राइट एंड लेफ्ट डिवाइडेड बाय मिडल हेपेटिक वेन, बेयर एरिया लिमिट बाय कॉर्नरी लिगामेंट। पोस्टीरियर ड्यूडेनल वॉल और पेंक्रियाटिक रप्चर हो जाए अगर,
पोस्टीरियर ड्यूडेनल वॉल, ठीक है, पोस्टीरियर, तो फ्लूइड लेसर सेक में लीक होगा, लेसर सेक पता था ना, लेसर ओमेंटम में लेसर सेक जो था। और एंटीरियर ड्यूडेनल वॉल, पोस्टीरियर का तो पता लग गया लेसर सेक। एंटीरियर ड्यूडेनल वॉल अगर बंदा सुपाइन पोजीशन में है ना तो राइट पोस्टीरियर सब फ्रीनिक स्पेस, और अगर इरेक्ट पोजीशन में है तो पैराकॉलिक गटर ग्रेटर देन राइट इलियक फोसा। ये डबल ए के पॉइंट्स हैं, ठीक है, एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने 8 कर दिया। या फिर ग्रेटर मोमेंटम या ग्रेटर सेक में, ओके। पैराकॉलिक गटर की ऑप्शन हुई तो हम ये प्रेफर करेंगे इरेक्ट पोजीशन में, फिर सुपाइन पोजीशन हुई तो सब फ्रीनिक स्पेस, अंडरस्टैंड। अच्छा, ये हमारे पास अब है गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर की बॉडी फंडस है, ये बॉडी है, ठीक है, ये सिस्टिक डक है। ये ऊपर से कॉमन हेपेटिक डक्ट आती है, सिस्टिक और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलकर क्या बना देती है, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। बाइल क्यों इंपॉर्टेंट है, फेट्स के एमल्सिफिकेशन के लिए, फेट डाइजेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, इस बात को छोड़ो, ये आ जाओ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि गॉल ब्लैडर में म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, म्यूकोजा विद फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, म्यूकोजा विद फोल्ड्स होते हैं। और गॉल ब्लैडर में कौन सी लेयर नहीं होती, इस पर भी एमसीक्यूज होता है, सब म्यूकोजा नहीं होती, ठीक है। आई गेस मुझे भूल रहा है लेकिन शायद यही है, सब म्यूकोजा नहीं होती, ठीक है। अब ये कैलिट्स ट्रायंगल आ जाए, कैलिट्स ट्रायंगल ये क्यों करवा रही हूँ मैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है। जब हम कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं ना, कोलिसिस्टेक्टमी, तो सिस्टिक आर्टरी जो है ना डैमेज हो सकती है, तो सिस्टिक आर्टरी को हम इसी कैलिट्स ट्रायंगल के पॉइंट पे लाइगेट करते हैं, ठीक है, लाइगेट करते हैं हम किसको, सिस्टिक आर्टरी को, कोलिसिस्टेक्टमी के दौरान। अब ये कैलिट्स ट्रायंगल की बाउंड्रीज पे एमसीक्यूज आया हुआ है। ये सिस्टिक डक नज़र आ रही है, ये वाली, ये इसकी एंटीरियर बाउंड्री बना रही है, ठीक है। ये कॉमन हेपेटिक ड्रग जो है वो ये इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रही है, पोस्टीरियर, और ऊपर क्या है इसके, ये लिवर का सरफेस है, समझ आ गई। और इसके बीच में कैलिट्स ट्रायंगल के बीच में ये नज़र आ रही है प्यारी सी बड़ी सी आर्टरी, दिस इज सिस्टिक आर्टरी, और यही इसकी इंपॉर्टेंस है, अंडरस्टैंड। अब आ जाओ जी, मेन स्प्लीन की चीज़ें करते हैं। स्प्लीन जो है किस लेवल पे, 9, 10 और 11 रिप के लेवल पे, 9, 10 और 11 रिप के लेवल पे। एमसीक्यूज वाइज बात करेंगे, ठीक है, एमसीक्यूज वाइज देखो, ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा रिपीटर है। एक स्ट्रक्चर है जो T12 के लेवल पे विजिबल नहीं है लेकिन T11 पे विजिबल है, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड एमसीक्यूज है, ओके, रिपीटेड एमसीक्यूज है। तो हम करेंगे टेल ऑफ पेंक्रियाज, और अगर एमसीक्यूज में टेल ऑफ पेंक्रियाज का ऑप्शन नहीं हुआ और अक्सर नहीं होता, इसलिए हम स्प्लीन करते हैं। T12 पे विजिबल नहीं है, T11 पे विजिबल है, टेल ऑफ पेंक्रियाज का ऑप्शन नहीं होता, इसलिए हम स्प्लीन करते हैं, ठीक है। स्प्लीन की स्प्लीन को लिम्फ नोड से क्या चीज़ डिफरेंट करती है, स्प्लीन में स्प्लीनिक साइनोइड्स होते हैं जो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं लिम्फ नोड से, ठीक है। और आगे वही स्प्लीनोरीनल लिगामेंट, दोबारा उसके कंटेंट्स बताए हुए, ये बार बार लिखे हुए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम करते हैं, देखो, जब हमारे पास लिवर सिरोसिस होता है तो क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होता है ना, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन होता है तो मतलब बैकवर्ड भी प्रेशर ज़्यादा होगा, बैकवर्ड वेन्स में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को करवाऊंगी तीन ऐसे मेन पॉइंट जिस पे प्रोटो कैवल शंट होता है, ठीक है, मतलब पोर्टल सिस्टम और कैवल सिस्टम की वेन्स मिल रही होती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि वो पॉइंट्स पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से या ब्लीड करेंगे या वहाँ की वेन्स डायलेट हो जाएंगी, ठीक है। वो शंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, पैथोलॉजिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट और मेन शंट पहला वाला हम करेंगे ऑइसोफेगस के लेवल पे, क्योंकि बहुत एमसीक्यूज आते हैं। तो क्या है, हमारे पास पोर्टल सिस्टम की लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती है और कैवल सिस्टम की जो एजाइकस वेन होती है ना, वो दोनों एसोफेगस के लोअर एंड पे एनास्टोमोस करते हैं, ठीक है। जब भी पोर्टल हाइपरटेंशन या सिरोसिस वाला पेशेंट होगा उसमें इन्हीं वेन्स में डिस्टर्बेंस होगी और हेमेटोमेसिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। और यही एमसीक्यूज आता है कि हेमेटोमेसिस किस वेन की वजह से होती है, वो इस लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन की वजह से होती है। वेसल पूछी होती है, आर्टरी की वजह से हेमेटोमेसिस नहीं हो रही, याद रखना, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन की वजह से हो रही है। ये एक शंट का लेवल है। दूसरा शंट का लेवल एम्ब्लाइकस के लेवल पे है, जो एम्ब्लाइकस प्रेला एम्ब्लाइकल वेन्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, जो कैवल सिस्टम की, पोर्टल सिस्टम की, ठीक है। और कैवल सिस्टम की हमारे पास क्या होती है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की
वेन्स होती हैं इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन्स, वो जो है वो एनास्टोमोस करती हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि पोर्टल हाइपरटेंशन एंड लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स में ये पैरा एम्ब्लाइकल वेन्स डायलेट करेंगे और कैपिट मेड्यूसा के साथ, डायलेटेड वेन्स कैपिट मेड्यूसा के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। तीसरी एनास्टोमोसिस कहाँ पे, अभी हमने किया ना, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है, और मिडल रेक्टल इंफीरियर रेक्टल आर्टरी दोनों जो है वो कैवल सिस्टम की ब्रांचेज हैं, आर्टरी नहीं सॉरी वेन, ब्रांचेस नहीं है, मतलब कैवल सिस्टम में ड्रेन करती हैं। और सुपीरियर रेक्टल वेन जो इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन में ड्रेन करेगी, ठीक है। वेन्स और आर्टरीज के सेम नाम है ना, इसलिए मेरे मुंह से वेन आर्टरी निकल गई। तो इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन और यहाँ पे पोर्टो कैवल एनास्टोमोसिस है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इस पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से यहाँ पे वेन्स डायलेट करेंगी और इंटरनल हेमोरॉइड्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, इंटरनल हेमोरॉइड्स। ओके, ये छोटी सी पिक्चर मैंने डाली हुई है ओम्फेलोसील और गैस्ट्रोकाइसिस समझाने के लिए। देखो ये हमारे पास एब्डोमिनल कंटेंट्स जो है वो आउटसाइड बाहर मूव हर्निएट किए हुए हैं, ठीक है, एब्डोमिन से बाहर हर्निएट किए हुए हैं, लेकिन इसके अराउंड कोई सेक नहीं है और इसके अराउंड सेक सा नज़र आ रहा है। तो जिसमें सेक होगा उसे हम कहेंगे ओम्फेलोसील और जिसमें सेक नहीं होगा वो क्या होगा, गैस्ट्रोकाइसिस होगा। ओके, अब ये थोड़ी सी एब्जॉर्प्शंस हैं, ठीक है। जो याद करने वाली पॉइंट है ना, याद करने वाला, देखो ये सीकम के लेवल के साथ विटामिन B12 और बाइल साल्ट्स याद कर लो। विटामिन B12 और बाइल साल्ट्स, ये देखो यहाँ पे सीकम का लेवल है ना, वहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। आयरन जो है ना, आयरन ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम बना हुआ है ना, आयरन जो है वो ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब होते हैं, ड्यूडेनम। वाटर और सोडियम जो है ना वो मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन सोडियम की अगर एक्टिव एब्जॉर्प्शन आ जाए ना, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन कॉलॉन में होती है फिर। अंडरस्टैंड, ये थोड़ी सी हमने एब्जॉर्प्शंस कर ली। अब आ जाओ जो किडनी की मेन पॉइंट्स करते हैं। किडनी कहाँ पे हमारे पास, T12 से L3 वर्टेब्रास लेवल पे, इसकी लोकेशन MCQs वाइज इंपॉर्टेंट, T12 से L3 वर्टेब्रास लेवल पे, ठीक है। राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होती है, ठीक है, लेफ्ट किडनी से। राइट किडनी के पीछे पोस्टीरियर पे 12th रिब होती है, 12th रिब, जबकि लेफ्ट किडनी के पोस्टीरियर पे 11th एंड 12th, कभी कभी 10 के साथ भी आता है, 11th और 12th रिब होती हैं। किडनी जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल है। किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड है, सुप्रारीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड। ये सुप्रारीनल ग्लैंड भी क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल है। अंडरस्टैंड, किडनी फेशिया में कवर्ड है, किस फेशिया में, जेरोटास फेशिया में। यही जेरोटास फेशिया किडनी का फेशिया सुप्रारीनल ग्लैंड को भी कवर करता है, ठीक है। और किडनी को सुप्रारीनल ग्लैंड से क्या चीज़ सेपरेट कर रही होती है, पैरानेफ्रिक फेट्स, पैरानेफ्रिक फेट। ये सारे MCQs हैं, ठीक है, पॉइंट्स के फॉर्म में मैंने इसलिए लिखे हैं, ये सारे MCQs हैं। अंडरस्टैंड। अच्छा, अब किडनी पे आ जाओ, किडनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। किडनी के आउटर साइड पे सबसे ज़्यादा आउटर पे क्या होता है, कैप्सूल होता है, ठीक है। उसके बाद किडनी का कॉर्टेक्स होता है, फिर मेड्यूल होता है, ठीक है, और फिर पेल्विस आ जाता है, पेल्विस, पेल्विस, पेल्विस जहाँ पे यूरिटर डायलेटेड हो जाता है, यूरिटर डायलेटेड पार्ट ऑफ यूरिटर, ठीक है। ये देखो ये एरिया नहीं है डायलेटेड यूरिटर शुरू हो जाता है, ये डायलेटेड पार्ट, दिस इज पेल्विस, ठीक है। और ये हमारे पास मेड्यूलर लेवल है, ठीक है, और ऊपर जो है ये कॉर्टेक्स है, दिस इज कॉर्टेक्स, ओके। अच्छा, अब याद क्या चीज़ करनी है हमने, आर्टीरियल सप्लाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टीरियल सप्लाई, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे आप लोगों ने याद कर लो, देखो ये ग्लोमेरुलस समझ लो ना, ये गंद ये आर्टरीज का नेटवर्क जो होता है जिसे हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं, ये होता है ना किडनी में। अब इस ग्लोमेरुलाई के बीच में समझ लो ये फिल्ट्रेशन हो रही थी और एक कैप्सूल आ गया, कैप्सूल बंदे ने खाया, कैप्सूल वो आके वो ग्लोमेरुलस में फंस गया है, कैप्सूल आया और ग्लोमेरुलस में फंस गया है। अब ये दोनों फंस गए हैं तो इन दोनों की आर्टरी एक हो गई है, कौन सी है, इंटरलोब्यूलर, लोब्यूलर, ठीक है, लोबार नहीं, इंटरलोब्यूलर याद रखोगे, ठीक है। दोनों फंस गई हैं तो छोटी आर्टरी इन्हें सप्लाई करेगी ना, इंटरलोब्यूलर, ठीक है। तो कैप्सूल की और ग्लोमेरुलस और कैप्सूल दोनों की कौन सी आर्टरी हो गई, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ठीक है। अब आ जाओ जी सार्कोइड आर्टरी पे, देखो रीनल पायरामिड्स होते हैं, पायरामिड्स पता है ना, यूँ आर्ट सा बना होता है पायरामिड्स का, जैसे पायरामिड होते हैं आर्ट सा, इसी आर्ट से याद कर लो कि पायरामिड वाला एरिया की बात हुई ना तो आर्कुएट आर्टरी करनी है, ए से आर्च, ए से आर्कुएट, तो पायरामिड वाला एरिया का पूछा ना तो आर्कुएट आर्टरी करनी है, आर्कुएट, ठीक है। पीछे हमारे पास बच गया क्या, कॉलम्स बच गए, कॉलम्स, तो सिर्फ कॉलम्स बच गए, तो कॉलम्स में इंटरलोबार, थोड़ी सी बड़े 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 कॉलम्स है ना, यूँ लंबे लंबे कॉलम्स बने हुए हैं, इसीलिए इंटरलोबार आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी, ठीक है। और सबसे पहले तो यहाँ पे हाइलम आता है, फिर यहाँ पे किडनी होती है, तो हाइलम में सबसे बड़ी चीज़ है सेगमेंटल आर्टरी,
सेगमेंटल आर्टरी। देखो ये चीज़ अब आप लोग नहीं भूलना। ग्लोमेरुलाई के अंदर कैप्सूल पड़ा हुआ है, दोनों की इंटरलोब्यूलर आर्टरी। पाइरामिड आर्च से बना होता है, आर्कुएट आर्टरी। कॉलम लंबे लंबे हैं तो इनमें थोड़ी लंबी आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी। हाइलम सबसे बाहर है तो सेगमेंटल आर्टरी। अंडरस्टैंड? और यही इस टेबल के फॉर्म में सिर्फ वो बताया हुआ है, और जो एमसीक्यूज चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ बता दी हैं कि किस पॉइंट पे कौन सी आर्टरी। ठीक है। अच्छा, एक पैथोलॉजी है जिसे हम कहते हैं हॉर्स शू शेप किडनी। इसका ये किस जंक्शन, किस जगह की एबनॉर्मेलिटी है, ये एक एमसीक्यूज है। पेल्वो यूरिटेरिक जंक्शन की एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है। दूसरा एमसीक्यूज ये है कि इसको कौन सी आर्टरी लिमिट करती है। तो इन हॉर्स शू शेप किडनी के साथ याद कर लो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक है। ये अब थोड़ी सी डेवलपमेंट के पॉइंट्स करते हैं। ठीक है। देखो, एक प्रोनेफ्रॉन होता है, एक मेसोनेफ्रिक डक्ट होती है। ठीक है। एक इंटरमीडिएट, ये ग्रीन से नजर आए, इंटरमीडिएट मेसोडर्म होता है। ठीक है। प्रोनेफ्रॉन तो सीधा सीधा ख़त्म हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से किडनी के लिए तो डीजनरेट हो जाएगा ना, फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स बना देगा। ठीक है। मीजोनेफ्रॉन क्या करेगा, ये मेल जेनिटल ऑर्गन बनाता है, ये भी सारा की सारा डीजनरेट हो जाएगा। ये मीजोनेफ्रॉन की छोटी सी बड रह जाएगी, बड, ये छोटी सी बड रह जाएगी जो आगे जाके क्या बना देगी, यूरिटेरिक बड। और ये एमसीक्यूज आया था हमारे पेपर में भी कि यूरिटेरिक, कितनी सिंपल बात है यार। यूरिटेरिक बड से क्या बनता है, क्या बनता है, यूरिटर बनता है। यूरिटेरिक बड खुद कहाँ से बन रहा है, मीजोनेफ्रॉन से। एमसीक्यूज कितना सिंपल आया था, यूरिटेरिक बड क्या बनाता है, यूरिटर बनाता है। ठीक है। यूरिटर किससे बना, यूरिटेरिक बड से, मीजोनेफ्रॉन से। बाकी सारे के सारा किडनी और सारा पेल्विस वगैरह कहाँ से बनता है, ये इंटरमीडिएट मीजोडर्म है ना, इंटरमीडिएट मीजोडर्म, इससे सारी किडनी और सारा स्ट्रक्चर बन रहा होता है। ये इंटरमीडिएट मीजोडर्म क्या बना देती है, मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा, मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा। ठीक है। ये आगे क्या बनाता है, फिर पूरी किडनी बनाती है। एक सिनेरियो ऐसा था कि पेशेंट आया, ठीक है, यूरिन पास नहीं किया उसने, और किडनी एब्डोमेन में सिस्टिक मासेज हैं, सिस्टिक मासेज हैं। ठीक है। वो क्यों है, क्योंकि ये यूरिटेरिक बड है ना, ये जाके यहाँ से किडनी के मेटानेफ्रिक प्लास्टीमा से मिली ही नहीं है, इनकी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई थी सही से, इसलिए ऐसा यूरिन पास नहीं किया उसने। ठीक है। अब हमारे पास ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीजेज हैं। जो अडल्ट की होती है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, 15 ईयर्स के बाद प्रेजेंट करती है। और इसके साथ इंपॉर्टेंट एसोसिएशन जो नहीं भूलनी, वो लिवर सिस्ट और बेरी एन्यूरिज्म है, ये आती होती है। ठीक है। ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बेरी एन्यूरिज्म के साथ और लिवर सिस्ट दोनों के साथ आती होती है। और रिसेसिव जो है वो इन्फेंसी या बच्चों में होती है। अगर 11 ईयर्स का सिनेरियो आया ना, उसमें भी हम रिसेसिव करेंगे। ठीक है। इसके साथ हमारे पास पॉटर सीक्वेंस और हेपेटिक फाइब्रोसिस एसोसिएशंस हैं। ठीक है। देन कम्स यूरिटर। यूरिटर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम करेंगे ना, वो इसकी कॉन्स्ट्रिक्शंस हैं। यूरिटर में 3 लेवल्स पे कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, 3 लेवल पे। एक तो जहाँ से ये किडनी से निकल रहा है, पेल्वो यूरिटेरिक जंक्शन जो है पेल्विस के, वहाँ पे एक कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। एक जहाँ पे इलियक आर्टरी से क्रॉस करती है। ठीक है। इसे हम कहते हैं पेल्विक ब्रिम का लेवल, पेल्विक ब्रिम का लेवल। एक यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, नेचुरल कॉन्स्ट्रिक्शन। एक जहाँ पे ये हमारे पास ब्लैडर में एंटर हो रहा है, विजाइको ब्लैडर, विजाइको यूरिटर, विजाइको यूरिटेरिक जंक्शन। ये 3 लेवल पे कॉन्स्ट्रिक्शंस होती हैं। और अगर मेरे पास स्टोन हुआ ना, स्टोन वो आके इसी लेवल पे, इन 3 लेवल्स में से फंस सकता है किसी लेवल पे। ठीक है। तो अडल्ट्स में मोस्ट कॉमनली किस लेवल पे स्टोन आके ऑब्स्ट्रक्शन करता है, विजाइको यूरिटेरिक जंक्शन, विजाइको यूरिटेरिक जंक्शन। ठीक है। और चाइल्ड में किस लेवल पे करता है, पेल्वो यूरिटेरिक जंक्शन। दिस इज द एमसीक्यूज बोथ। ठीक है। और पेल्विक ब्रिम का लेवल कौन सा है, जहाँ पे इलियक आर्टरी क्रॉस करती है। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो यूरिटर की सप्लाई है। यूरिटर देखो जहाँ जहाँ से गुजर रहा है वो चीज़ें सब सप्लाई दे रही है। किडनी से निकल रहा है ना, तो ये रीनल आर्टरी से सप्लाई ले रहा है। ठीक है। नीचे आ रहा है ना, तो हमारे पास जो इंटरनल इलियक आर्टरी नहीं है वो भी यूरिटर को सप्लाई दे देती है। ठीक है। एओर्टा से भी कुछ आर्टरी ले लेता है। ठीक है। और जब यहाँ पे ब्लैडर में एंटर होता है ना, जहाँ पे ब्लैडर को विजाइकल बोलते हैं ना, तो ब्लैडर से एंट्री विजाइकल आर्टरी से भी ब्रांच देता है, विजाइनल मिडल रेक्टल आर्टरी से भी उस एरिया से ब्रांच दे रहा होता है। ठीक है। यूरिटर की सप्लाई ऐसी है। अब यूरिटर की नर्व सप्लाई क्या है, जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं जिनकी वजह से यूरिटर की कॉन्ट्रैक्शन होती है, यूरिटर की कॉन्ट्रैक्शन होती है ना पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स की वजह से। अच्छा देखो, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स का तो आप सबको पता है ना कि यूरिटर और ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और स्पिंक्टर्स में रिलैक्सेशन करवाता है। ठीक है। इसकी वजह से यूरिनेशन होती है ना, पॉजिटिव इफेक्ट करता है।
ठीक है। सिंपैथेटिक फाइबर्स क्या करते हैं, ऑपोजिट इफेक्ट करते हैं। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स है, उनकी रूट वैल्यू क्या है, S2 S3 S4 पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व, S2 S3 एंड 4 हैंड गट वाली, S2 S3 एंड 4 पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व। और सिंपैथेटिक फाइबर्स कहाँ से इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस L1 L2। ठीक है। अब ये देखो सुप्रारीनल ग्लैंड यहाँ पे इसलिए मैंने ये पिक्चर एड की क्योंकि सुप्रारीनल ग्लैंड को एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी सप्लाई। अच्छा, सुप्रारीनल ग्लैंड को जो एमसीक्यूज में बार बार आई हुई है क्या सप्लाई करता है, इन्फीरियर फ्री, लेफ्ट साइड पे इन्फीरियर फ्रेनिक नर्व, दोनों साइड पे करता है कि इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी के साथ आया हुआ है इसका एमसीक्यूज। ठीक है, ये 3 जगहों से ब्रांच लेता है। एक डायरेक्टली जो एओर्टा से ब्रांच निकल रही है ना, जिसे हम कहते हैं इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, एक है हमारे पास मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी। मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी कहाँ से आती है, मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी और एक है इन्फीरियर सुप्रारीनल आर्टरी ना। इन मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी एओर्टा से आ रही है और इन्फीरियर सुप्रारीनल आर्टरी जो है ये रीनल आर्टरी से आ रही है, रीनल आर्टरी से। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज में क्या आता है कि लेफ्ट सुप्रारीनल वेन कहाँ ड्रेन करती है, लेफ्ट सुप्रारीनल वेन रीनल वेन में ड्रेन करती है और राइट सुप्रारीनल वेन इन्फीरियर वेना केवा में। ज़रूरी नहीं है लेफ्ट के साथ आएगा, राइट का भी पूछते हैं। ठीक है, राइट इन्फीरियर वेना केवा में और लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन करती है, लेफ्ट सुप्रारीनल वेन रीनल वेन में ड्रेन करती है। अच्छा, अब आ जाओ जी एब्डोमिनल एओर्टा में। एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा मैंने बड़ी सारी करवा दी है लेकिन यहाँ पे मैं रिपीट करवा रही हूँ। देखो ये बहुत अनपेयर्ड ब्रांच जो है एब्डोमिनल एओर्टा की, जो सिलिएक ट्रंक है। ठीक है, 12 के लेवल पे, L1 के लेवल पे मेसेंटेरिक आर्टरी, L2 के लेवल पे रीनल आर्टरी, L3 के लेवल पे इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और ये सारी लंबर आर्टरीज हैं। लंबर आर्टरीज पे भी ब्रांच एमसीक्यूज आता है कि कहाँ की ब्रांचेज हैं। लंबर आर्टरीज डायरेक्टली एओर्टा की ब्रांचेज हैं। ठीक है, फिर ये गुनेडल आर्टरीज, गुनेडल, टेस्टिकुलर और ओवेरियन आर्टरी। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि उनके लिम्फ नोड्स भी फिर ऐसे ही हैं क्योंकि डायरेक्टली एओर्टा से आर्टरी आ रही है। ठीक है, फिर एओर्टा जो है वो L4, ये बाइफर्केशन लेवल याद रखना, L4 के लेवल पे ये डिवाइड हो जाता है कॉमन इलियक आर्टरीज में और जहाँ पे डिवाइड होते हैं उस लेवल पे इसकी एक छोटी सी आर्टरी देते हैं जिसे हम कहते हैं मीडियन सैक्रल आर्टरी, मीडियन सैक्रल आर्टरी। अब जो कॉमन इलियक आर्टरी है ना वो इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक में डिवाइड हो जाती है। इंटरनल इलियक आर्टरी पेरिनियम को सप्लाई करती है, पेल्विस पेरिनियम को सप्लाई करती है। ठीक है, और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जाके लोअर लिम्ब को सप्लाई है, लोअर लिम्ब में फीमोरल आर्टरी बन जाती है और बाकी सारा सप्लाई करती है। इंटरनल इलियक पेल्विस पेरिनियम को सप्लाई दे रही है। इन्फीरियर वेना केवा के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है ना, ये थोड़ा एओर्टा से बड़ा है, बड़ा क्यों, क्योंकि ये L5 के लेवल पे स्टार्ट हो जाता है। एओर्टा L4 पे बाइफर्केट करता है ना और इन्फीरियर वेना केवा L5 के लेवल पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी इसमें वही वेन्स ड्रेन कर रही होती हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद एब्डोमेन। आई होप आप सबको समझ आई होगी। कुछ समझ नहीं आई कमेंट्स में पूछ लें, मुझसे क्वेश्चन कर लें। अगर समझ आ गई है तो फिर भी काइंडली कमेंट्स में बता दें कि अच्छी समझ आई, नहीं समझ आई। अपने रिव्यूज़ कमेंट्स पे दे दिया करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।